अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पिछले वाली जो क्लासेस हैं वो कंप्लीट कर ली होंगी, और उसको ज़रा नोट्स पे आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि नज़र मारते रहिएगा। बिकॉज होता ये है कि ये नॉर्मली अगर आप हाउस वाइफ हैं या आपकी डीलिंग्स नहीं है इस तरह की चीज़ों में रेगुलरली बिजनेस से रिलेटेड, तो बहुत सारी चीज़ें आप भूलना शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश ये करें कि जिस वक्त कभी फारिग वक्त मिले तो पीछे की आदि बेशक आपने सुन ली हैं, उसको नोट भी कर लिया, नोट्स बना लिए, लेकिन नोट्स को रिवाइज करते रहिएगा ताकि वो जो रूलिंग्स हैं वो रिफ्रेश होते रहें। और इस सेक्शन को ख़त्म करना, यानी जो हमारा बुक ऑफ ट्रेड ट्रांजैक्शन है, इसको ख़त्म करने के बाद असल कमाल ये नहीं है कि हम इसको ख़त्म कर लेंगे। असल जो इसका एसेंस है वो ये है कि आप खुद कभी इस तरह की सिचुएशन में हो तो आपको पता हो कि क्या चीज़ हराम है क्या चीज़ हलाल है। चाहे वो आप गोल्ड परचेज कर रहे हैं, चाहे वो आप लॉटरी के टिकट कोई ऑफर कर रहा है, कोई लकी ड्रॉ है, कोई भी इस किस्म की चीज़ है। ऑब्वियसली ये हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ लाइफ के अंदर हम इस तरह की सिचुएशंस देखते हैं। और प्लस ये कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपकी फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, इर्द गिर्द जानने वाले हैं, नेबर्स हैं, कभी इस तरह होता है कि कोई आपसे मशवरा करे तो आपकी नॉलेज किसी के लिए फ़ायदेमंद होगी उसको हराम चीज़ से रोकने के लिए। और ऑब्वियसली जब आप फॉर द सेक ऑफ अल्लाह करते हैं तो ये कभी कभी ये जो इतनी छोटी छोटी बातें होती हैं जो आप किसी को गाइड करते हैं वो आपके लिए सारी ज़िंदगी का सदका जारिया बन जाती हैं। ठीक हो गया। तो आज हम इंशाल्लाह आगे की 5 अहादीस करेंगे, और 5 ज़रा कंफर्टेबल रहती हैं बिकॉज उसके नोट्स बनाना, उसको सुनना और उसको डाइजेस्ट करना वो इजी होता है। सो हम 667 तक हमने लास्ट टाइम किया था। आज हम 668 पे आते हैं। जस्ट सेकेंड। ठीक है, 668 पे हम आ गए। अपने अपने पीडीएफ्स में देख लीजिए आप। अच्छा, अब ये जो हदीस है ये हज़रत अम्र बिन शुएब, वो अपने यानी वो जो पिछली वाली नरेशन थी उसी में आगे उनकी नरेशन से ही है कि वही अपने वालिद से और अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है कि यानी बै का, कि बै और बान से मना फरमाया। इसे मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे अम्र बिन शुएब से ये रिवायत पहुंची है। अच्छा, अब इस रिवायत को लेके जो है ना वो थोड़ी सी डिस्कशन है उलमा के बीच में कि कुछ जो है वो इसको ज़ईफ कंसिडर करते हैं। जो बै है, यानी जो बै बेसिकली ट्रेड की बात हो रही है कि ट्रेड की स्पेसिफिक टाइप बताई है कि ये प्रोहिबिटेड है। और इसको इंग्लिश में आप सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं और उर्दू के अंदर हम उसको बयाना कहते हैं। अच्छा, बयाना क्या होता है बहुत सारे लोगों को पता भी होगा उर्दू में, लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत टर्म यूज़ होती है। आई एम नॉट श्योर कि इंडिया और बांग्लादेश वगैरह में ये टर्म यूज़ होती है या नहीं, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट आप सबको पता होगा कि इवन अगर हम पेप्सी या कोक की भी पहले शीशे वाली बॉटल खरीदते थे तो उसमें भी हम एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाते थे, और फिर जब हम बॉटल वापस करते थे तो वो हमें पैसे वापस मिल जाते थे। तो इन एनी केस बयाना जो है यहाँ पर, बयाना उर्दू में मतलब है, बयाना क्या होता है कि लेट्स अज्यूम कि मैं एक सेलर हूँ और मैं अपना घर बेचना चाहती हूँ। ठीक है, आप इंटरेस्टेड है मेरे घर के अंदर, तो आपने घर देख लिया और हमारी डील फाइनल होगी कि लेट्स अज्यूम कि ये 1 लाख रुपए में हमने बेचना है घर। अब आप ने कागजात, मैं क्योंकि मैं सेलर हूँ मैंने कागजात बनवाने, ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन होगी, आपने वो 1 लाख रुपए अरेंज करने, तो आप क्या कहते हैं कि अच्छा ठीक है हमारी डील फाइनल हो गई है तो ये 10,000 रुपए मैं आपको एज अ टोकन दे के जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और कल इंशाल्लाह मैं पैसे अरेंज कर लूंगी और फिर मैं आपको 1 लाख रुपए पहुंचा दूंगी, और मैं इतनी देर कहूंगी कि अच्छा ठीक है कल मैं कोर्ट से जो भी ट्रांसफर पेपर हैं या सेल डीड है वो बनवा लूंगी। सो हम कल इंशाल्लाह मिलते हैं और बाकी के पैसे फिर आपको पेमेंट होगी और इस तरह साइन होके पेपर आपके नाम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको टोकन मनी दिया है, क्योंकि हमारी डील फाइनल हो गई है, और मैंने आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट कह लें या टोकन मनी कह लें, इसको बयाना कहा जाता है उर्दू में। और इसकी शर्त ये होती है कि अगर आप मुझे 10,000 रुपये बयाना दे के गए हैं और लेट्स अज्यूम कि मुझे कोई और बेहतर बंदा कोई ऑफर कर देता है या मेरा मूड बदल जाता है, मैं नहीं बेचना चाहती, रात को मुझे मेरी घर में बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं जी ये नहीं बेचना, तो सुबह मेरा मूड चेंज हो गया, तो इन दैट केस बयाना के केस में क्या होता है कि वो बयाना जो है वो अगर बायर की तरफ से कोई मसला हो, यानी जो खरीद रहे हैं, सॉरी मेरा मूड नहीं बल्कि आपका मूड बदल जाए, यानी आपने मुझे 10,000 रुपये टोकन दिए थे और आपका मूड बदल गया कि हमने नहीं खरीदना, आपकी बेगम ने कह दिया, आपके अब्बा ने कह दिया कि ये नहीं खरीदना, तो वो जो आपने मुझे 10,000 रुपये दिए हैं वो मेरे पास ही रहेंगे, लाइक वो मैं आपको वापस नहीं करूंगी। बयाने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो जो टोकन मनी है, अगर बायर अपनी डील से मुकरता है तो बयाने के पैसे वापस नहीं किए जाते।
ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो इस बयाने की बात हो रही है, और इस हदीस के अंदर वो बता रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फॉरबेड किया है इस तरह के जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर। अब इसके अंदर उलमा का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो क्यों है, क्योंकि ये जो हदीस है इसकी अथेंटिसिटी के ऊपर क्वेश्चन है कि क्या ये ज़ईफ हदीस है या ये सही हदीस है। तो उसकी बेसिस पे दो ग्रुप्स के अंदर उलमा डिवाइड हुए, और उसमें इमाम मालिक और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो इसको जो बयाना वाली डील है, यानी इस तरह टोकन दे के और उसके बाद अगर वो नहीं खरीदता तो आप उसका टोकन नहीं वापस करते, वो पैसे वापस नहीं करते, इसको वो इम्परमिसिबल कहते हैं बेस्ड ऑन दिस हदीस। लेकिन हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो, और इसी तरह उनके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो, इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, और बहुत सारे यानी मेजॉरिटी जो जमहूर उलमा की जमात है, वो ये कहते हैं कि ये परमिसिबल है। और इसीलिए हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि बयाना दिया जाता है, यानी जो टोकन मनी है वो दिया जाता है, और उसके बाद अगर जो बायर है वो अपना प्लान चेंज कर ले, तो उस केस में वो जो टोकन मनी है वो सेलर अपने पास रख लेता है, वो वापस नहीं करता। अब इसके केस में अगर सेलर के दिल में अल्लाह ताला नरमी डाल देता है और सेलर वो टोकन मनी वापस कर देता है बायर को, तो ये उसको उसकी तरफ से एहसान है। लेकिन ये कि जो नॉर्मली हमारे पास यहाँ पर जो पाकिस्तान इंडिया वगैरह में डीलिंग्स होती हैं, स्पेशली जो आपके रियल स्टेट की, उसमें यही होता है कि अगर कोई बायर मुकर जाए तो उस केस में वो जो बयाना है वो सेलर के पास होता है, और जो अगर जो सेलर है वो मुकर जाए तो फिर वो बयाना वापस करता है। ठीक है, सो इस किस्म की जो सिचुएशन है वो पब्लिक डीलिंग के अंदर बड़े जो सेल्स एंड जो परचेजिंग की डील्स होती हैं उसके अंदर बयाने की होती है। और यहाँ पर इसकी जो अथेंटिक जो फाइनली मैं आपको इसका ओवरऑल ओपिनियन बता रही हूँ वो ये कि ये परमिसिबल है। ठीक हो गया। सो आई होप कि ये बयाने वाली चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगर आप में से किसी ने घर खरीदा है कभी, गाड़ी खरीदी है, कोई कहीं से और कोई बड़ी चीज़ें, तो अक्सर बयाने वाला कॉन्सेप्ट फिर उसके अंदर होता है कि मैंने अगर आपसे खरीदी है और मैंने आपको बयाना दिया है, तो अगर मैं मुकर जाऊंगी तो मेरा बयाना हजम हो जाएगा, जो मैंने पैसे दिए वो आप मुझे वापस नहीं देंगे, और अगर आप मुकर जाएंगे तो आप फिर मेरा बयाना वापस करेंगे। बल्कि इसमें एक और शर्त भी लगाई जाती है कि अगर सेलर मुकर जाएगा अपनी उससे कि मैं नहीं सेल करना चाहता, तो इसमें अक्सर लोग जो वो होती है आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें ये होता है कि वो बयाना डबल करके वापस करेगा। ठीक है, तो इस किस्म की शर्तें भी होती हैं, लेकिन उसको हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी फिलहाल ये कि जो बयाने वाला काम है वो आपने याद ही रखना है कि ये परमिसिबल है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं हम 669 नंबर पे। 672 तक आज हम करेंगे। अच्छा, 669 नंबर हमारे पास अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने बाजार से रोगन यानी रोगन जैतून यानी ऑलिव ऑयल खरीदा। जब मेरा सौदा पक्का और पुख्ता हो गया तो मुझे एक आदमी मिला जिसने मुझे अच्छा मुनाफा देने की पेशकश की। मैंने इस आदमी से सौदा तय करने का इरादा कर लिया। इतने में पीछे से किसी ने मेरा बाजू पकड़ लिया। मैंने मुड़कर देखा तो वो जैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। उन्होंने कहा, जिस जगह से तुमने सौदा खरीदा है इसी जगह पर इसे फरोख्त ना करना, ता वक्त ये कि इसे उठाकर अपने घर ना ले जाओ, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ से चीज़ें खरीदी जाएं वहीं पर फ़रोख्त करने से मना फरमाया है, जब तक कि ताजिर और सौदागर हजरात इस खरीदे हुए मालो असबाब को अपने घरों में ना ले जाएं। इसे अहमद और अबू दाऊद ने रिवायत किया, और ये अल्फाज अबू दाऊद के हैं। इब्न हिब्बान और हाकिम ने इसे सही करार दिया है। अच्छा, अब इसके अंदर हमें बड़ी इंपॉर्टेंट जो डीलिंग है वो पता चल रही है। एक तो रूल हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब तक आप कोई चीज़ परचेज करके अपनी पोजेशन में ना ले लें तब तक आप उसको सेल नहीं कर सकते। ये याद होगा आपको ग्रेन्स वाली हदीस जो हमने पढ़ी थी, और उसमें उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को आप वेरीफाई कर लें ताकि अगर आप आगे बेचें तो किसी किसी का नुकसान ना हो और ना आपका नुकसान हो। ठीक है, तो एक तो हमें ये चीज़ पता चल रही है। बेसिकली हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो ऑलिव ऑयल खरीद के, और अभी वहाँ पर उन्होंने डील कर ली थी यानी जहाँ से वो परचेज कर रहे थे, और वहीं पर फिर अभी उनकी जो ट्रांजैक्शन है वो हो गया था, लेकिन वहीं उसी जगह पर उनको एक साथ ही आप समझें कि एक और बायर मिल गया। और लेट्स अज्यूम कि उनकी अगर डील हुई होगी, उन्होंने कोई चीज़ 500 रुपए में खरीदी हो, एग्जाम्पल से आपको बता रही हूँ कि अगर उन्होंने 500 रुपए का वो तेल खरीदा था, तो वहीं पर उनको एक और बंदा मिल गया जिसने उसको कहा कि मैं 550 रुपए में तुमसे ये तेल खरीद लेता हूँ। तो वो तैयार हो गए, क्योंकि 50 रुपए का लेट्स अज्यूम कि उनको प्रॉफिट हो रहा था, वो तैयार हो गए बेचने के लिए। अभी वो सारा कुछ सौदा फाइनल करके बस आप समझेंगे जैसे हाथ में लाते हैं ना कि अब डील पक्की है और चलो ये ले लो और पैसे दे दो। तो उसी टाइम पे अभी ये होने होने जा रहा था, तो किसी ने उनका हाथ पकड़ के पीछे से खींचा, तो वो जब पीछे पलटे तो दूसरे सहाबी जैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, और उन्होंने उनको रोका, और रोक के फिर उन्होंने ये हदीस बताई कि इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। ठीक है, तो पहली रूलिंग जो है वो हमें आप ये देखें, छोटी छोटी चार पांच इसकी रूलिंग है कि एक तो पहली चीज ये समझ आती है कि जिस दुकान से या जिस जगह से आपने खरीदा, आप वहीं खड़े हो के बेचना ना शुरू कर दें उस चीज़ को।
उसकी रीज़न ये है कि देखें, अगर लेट्स अज्यूम कि आपने किसी भी जगह से, जैसे तेल ही इन्होंने ख़रीदा था, अब जिस सेलर से आपने तेल ख़रीदा है, आप उसी की दुकान पे उसी जगह खड़े होकर तेल आगे बेचना शुरू कर दें प्रॉफिट लेके, तो इससे क्या होगा कि एक एनिमिटी और हेट्रेड डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अगर मैं आपको अपने बीइंग डॉक्टर आपको अपने क्लिनिक की एग्जांपल दूं कि लेट्स अज्यूम कि कोई और डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो मेरे क्लिनिक में आए, अपनी उनकी कोई मशीन ख़राब हो गई है और वो मुझसे कोई अपना लेज़र कराने आए फॉर एग्जांपल, और मैं उनका लेज़र कर दूं और मेरा कोई पेशेंट वहां बैठा हो, ठीक है, और जो डॉक्टर मेरे पास आए लेजर कराने के लिए वो वहां पर अपने क्लिनिक की मार्केटिंग शुरू कर दें कि आप मेरे पास आएं और मेरे पास इससे अच्छी मशीन है और मैं आपको डिस्काउंट भी दूंगी, तो उससे क्या होगा कि मैं बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट पुट ऑफ हो जाऊंगी कि ये मेरे पास आई हैं, मुझसे काम करा रही हैं, मेरी मतलब मेरी जगह पे खड़े होके ये अपनी मार्केटिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि नेचुरली इस्लाम आपको किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर या किसी भी डीलिंग के अंदर लोगों में नफरत नहीं क्रिएट करना चाहता है, लोगों के अंदर जस्टिस हो, किसी का काम खराब ना हो और किसी की आपस में पर्सनल ग्रजेस ना डेवलप हो, ये एक मेन पर्पस है। तो इसलिए जो जैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु है, उन्होंने उनको रोक लिया, बिकॉज आप उसी जगह पर खड़े होके और जहां से आपने खरीदा है वो आपसे आप खुद सेलर बन गए, तो एक नेचुरल कंपटीशन और एक इरिटेशन और आप समझे हसद डेवलप हो सकती है। दूसरी चीज़ ये, जो आपको पहले भी समझाई गई थी, कि कोई भी चीज़ जो आपने खरीदी है जब तक आपके पास नहीं आ जाती आप उसको आगे बेच नहीं सकते। तीसरा पॉइंट इसमें हमें ये पता चलता है कि जो स्कॉलर्स हैं या रिलीजियस लोग हैं वो बिजनेस भी कर सकते हैं, यानी जनरली अब हमारे साथ एक इशू ये हो गया है कि हमारे अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे दीन का काम करने वालों ने दीन के काम को ही बिजनेस बना लिया है। तो इसमें जो साहबा का अगर आप ज़माना देखें या उनकी या बड़े स्कॉलर्स को भी अगर आप देखें, तो उन्होंने अपनी जो दावा की ज़िंदगी थी या पढ़ाने की और दीन की खिदमत करने की ज़िंदगी, उसको सेपरेट रखा हुआ था फ्रॉम देयर अर्निंग, यानी पैसा वो उधर से नहीं कमा रहे थे। ठीक है ना। तो अगर तो कोई प्रोफेशनल, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि अगर कोई जैसे महकमा औकाफ वाले हैं वो मस्जिदों में फुल टाइम इमाम साहब को हायर करते हैं और इमाम साहब मस्जिद में ही रहते हैं, उनकी बीवी बच्चे भी वहीं पर, एक हुजरा या एक छोटा सा सेक्शन होता है मस्जिद के साथ बना हुआ जहाँ पर इमाम साहब रहते हैं, उनके बीवी बच्चे रहते हैं, तो वो एक फुल टाइम सर्विस कर ही रहे हैं एज अ, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से असाइंड है, तो उनको जो महकमा औकाफ वाले होते हैं वो उनको सैलरी देते हैं, क्योंकि एक शख्स है जो 24/7 अपना सारी जो काम है वो दावा के से रिलेटेड या दीन के लिए कर रहा है, तो उससे ऑब्वियसली अपनी बीवी बच्चों को खिलाना पिलाना है, उसने अपनी ज़िंदगी में अपने खर्चे भी पूरे करने हैं। तो ऐसी सिचुएशन इज डिफरेंट। लेकिन जैसे अगर मैं आपको, हम हमेशा ही बात करते हैं कि आई डोंट बिलीव कि मैं आपसे अपनी क्लासेस का चार्ज करूं। उसकी रीज़न ये है कि प्रोफेशनली आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट, तो जो मैंने पैसे कमाने होते हैं, ऑब्वियसली बीइंग अ वुमेन आपने घर नहीं चलाना होता, लेकिन बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट आई एम मेकिंग मनी फ्रॉम देयर। तो अगर मैं उधर से हलाल पैसे कमा रही हूँ तो मुझे दीन के काम के अंदर फिर पैसे नहीं कमाने चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जितना आप कोशिश ये करें कि अपने जो दीन का काम है उसको प्योर रखें, पैसे की इंटेंशन उसके अंदर ना लाएं, क्योंकि जब भी पैसा बीच में आता है तो बड़े बड़े लोग जो हैं वो ऑफ द ट्रैक हो जाते हैं। तो इस केस में यहाँ पर भी हमें ये पता चल रहा है कि इतने आप देखें साहबा थे, वो अपने जो दीन की चीज़ें हैं वो सेपरेट चल रही होती थी, ठीक है, जो भी उनकी चैरिटी है, जो भी काम है, जो दावा का काम है किसी को बता रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनली वो कुछ ना कुछ ट्रेडिंग या बिजनेस या कोई कोई चरवाहा था, कोई जैसे हमने पहले भी बात की थी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे, वो हालांकि इतनी बड़ी किंगडम थी उनके पास, लेकिन वो उसमें से पैसे नहीं लेते थे, वो आर्मर जो है, वो ये जो जरा जिसको हम कहते थे पहले ज़माने में जंग के टाइम पे जो पहना जाता था, वो बनाते थे और उसको बेच के वो अपने जो पर्सनल एक्सपेंसेस थे वो यूज़ करते थे। तो ये वाली चीज़ हमेशा याद रखिए कि अगर आप, इफ़ यू डोंट हैव टू ब्रिंग ब्रेड ऑन योर टेबल, यानी आपको घर में नान नफका नहीं चलाना, तो फिर आप कोशिश करें कि आप पैसे के साथ इसको मर्ज ना करें। इसलिए बहुत सारा हम ये देखते हैं कि करंट टाइम में भी बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो कि दावा का काम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं और उन्होंने अपने साइड बिजनेसेस खोले हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स हो गए, मुख्तलिफ स्किन केयर ब्रांड हो गया या मेकअप का ब्रांड है, कोई एक्स वाई जेड, मतलब बहुत सारे, मेकअप तो खैर नहीं लेकिन स्किन केयर या कपड़ों का या किसी और का ब्रांड जो कि वो साथ में रन कर रहे हैं, एंड प्राइमरी उनकी जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो ब्रांड्स हैं, वो अपनी दावा से पैसे नहीं कमा रहे। तो ये दिस इज ऑलवेज बेटर। अच्छा, फोर्थ पॉइंट हमारे पास है कि आप ये देखें कि सहाबा जो जो जैद जो थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने एक सेकंड भी, मतलब उन्होंने जब देखा कि ये वाली सिचुएशन हो रही है तो उन्होंने वेट नहीं किया, उन्होंने इमीडिएटली अपने भाई को, यानी वो बेसिकली सहाबा दूसरे सहाबी जो थे वो, दे वर लाइक ब्रदर्स, तो उन्होंने उनको फौरन हाथ से पीछे से पकड़ के रोक लिया कि ये रुक जाओ,
तो इससे हमें पता चलता है कि अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, यानी एंजॉइनिंग गुड एंड फॉरबिडिंग इविल, इसका कितना रोल है। क्योंकि आज हमारे टाइम में ये मसला होता है कि बहुत सारे आपने स्लोगन्स, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि नए नए वेस्ट से स्लोगन्स हमारी मशरकी और इस्लामिक सोसाइटीज़ के अंदर इनकॉर्पोरेट होते जा रहे हैं, जिसके अंदर हम कहते हैं कि जो भी, अगर आप किसी को गुनाह करते देख रहे हैं, किसी को मसला देख रहे हैं, तो आप कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ये उसका और उसके अल्लाह का मामला है तो उसको करने दो, और किसी को जज नहीं करना चाहिए। ये मैं हमेशा बात कहती हूँ कि किसी को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप गुनाह करते देख रहे हैं तो फिर आप उसको जज करेंगे कि ये गुनाह कर रहा है, सो आई हैव टू गाइड दिस पर्सन। क्योंकि अगर आप कोई भी शख्स अगर ये अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर जो है इसको अगर छोड़ देंगे, तो फिर सोसाइटी में जो करप्शन है वो फैलेगी। क्योंकि कोई किसी को मना ही नहीं करेगा, कोई किसी का जना कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, कोई रेप हो रहा है, कहीं भी कुछ हो रहा है, तो आप ये कह रहे हैं कि ये उसका और अल्लाह का मामला है, तो हम तो नहीं रोकेंगे। तो फिर तो पुलिस को भी बंद कर देना चाहिए, और सारे इस किस्म के इदारे जो गलत काम रोक रहे हैं उनको भी बंद कर देना चाहिए। तो ये थोड़े से रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे अंदर इनकॉर्पोरेट होते जा रहे हैं। लेकिन सहाबा के टाइम में अगर कोई भी सहाबी, हाँ, लेकिन आपने उसको इस तरह नहीं कहना कि वो डिफेंसिव मोड में आ जाए। यानी आपने उसको एक, जो मैं हमेशा बात करती हूँ कि दावा का काम हैज़ टू बी विद विजडम, उसमें मतलब यही होता है कि आपने उसको डिफेंसिव मोड में नहीं लेके आना कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो गुनाह कर रहे हो, ऐसे ऐसे ऐसे। यू हैव टू बी वेरी पोलाइट एंड यू हैव टू बी वेरी, आपको फ्रेंडली उसमें उसको गाइड करना है, एडवाइजिंग मोड में जाना है। आपने उसको शेम करने वाले या उसको गिल्टी डायरेक्ट करने में नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर आपके अगेंस्ट हो जाते हैं और वो आपकी बात सुनेंगे नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट पॉइंट इसके अंदर है कि जो मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर बायर वहीं पर खड़े होकर बेचना शुरू कर देगा उसी जगह पे, तो एक तो ये कि उसकी पोजेशन में पॉसिबली नहीं आई, वो चीज़ अपनी जगह पे लेके जाए, उसको वेरीफाई करे और फिर आगे सेल करे। एंड सेकेंडली उसी जगह पे जब खड़ा होकर करेगा, तो फिर आपस में जो नफरत की फीलिंग है या जो आप समझें कि अजीब सी नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप होने लग जाएंगी लोगों की आपस में। ठीक हो गया। अच्छा, अगली हदीस पे आ जाते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हदीस 670। इसमें आपको बहुत सारे मसाइल मिलेंगे। 670 हदीस हमारे पास है। अगेन अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बकी में ऊँटों की तिजारत करता हूँ, दिनार में फ़रोख्त करके दरहम वसूल करता हूँ, और कभी ऐसा भी होता है कि मैं फ़रोख्त तो दरहम में करता हूँ और वसूल दिनार करता हूँ, यानी दिनार के बदले में दरहम और दरहम के बदले में दिनार लेता हूँ। इसके एवज वो लेता हूँ और इसके बदले ये देता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, वो बेसिकली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे थे कि अगर मैं इस तरह करता हूँ तो ये ट्रेड मेरे को मसला तो नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, इसको मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है कि ये आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट दो रूल्स हैं, जो अगर आपको सही से समझ आ जाएं तो आप बहुत सारी, बीइंग फीमेल्स, हम बहुत सारी हराम और सूद के ट्रांजैक्शन से बच जाएंगे। ठीक है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या कहा कि अगर इसी रोज़ के भाव से इनका तबादला करो, यानी जो चीज़ आप एक्सचेंज कर रहे हैं उसकी वर्थ, उसका रेट सेम होना चाहिए। और ठीक है, एक शर्त ये होगी, और खरीदो फरोख्त करने वालों की एक दूसरे से जुदा होने से पहले रकम का कोई हिस्सा किसी के जिम्मे बाकी ना रहे, तो ये जायज़ है। इसे पांचों ने रिवायत किया और हाकिम ने इसे सही करार दिया है। तो इस हदीस के अंदर से हमें प्राइमरीली तीन चीज़ों की रूलिंग मिलेगी, जो कि मैं आपको समझाती हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो आपको समझ आ जाएगी। और इस हदीस को आप अपने पल्ले से बांध लें, क्योंकि बहुत सारे जब आप लोगों को किसी को गाइड करेंगे तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे कि जैसे ब्यूटी वाले ग्रुप में आपने देखा है ना कि अक्सर वो स्टूडेंट्स जो हैं वो कहते हैं आप हमें पिन पॉइंट एग्जैक्टली ये वाले वर्ड्स वाली हदीस बताएं जहां पर ये मना किया गया हो। और मैं आपको हमेशा ही बात कहती हूँ कि बहुत सारी जो हदीस हैं उसके अंदर से रूलिंग्स डिराइव की जाती हैं, क्योंकि उस ज़माने में वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट आज के ज़माने में कोई नई चीज़ निकल आई है, ईजाद हो गई है, तो हम, हदीसें तो नई नहीं आ सकती। अब हदीसें तो जो ज़माने की थी वही हैं, उसमें से फिर रूल ड्राइव होता है। तो अब इस हदीस के अंदर अगर आप देखें तो दिरहम और दिनार का जिक्र हो रहा है। दिरहम, जो दिनार थे वो गोल्ड कॉइन्स होते थे और दिरहम को सिल्वर कॉइन्स कहते थे। तो जो साहबी हैं ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल ये कर रहे हैं कि ये कैमल्स अपने सेल करते थे, तो उसमें क्या होता था कि लेट्स अज्यूम कि अगर कोई डील आपकी दिनार में हुई है जो कि गोल्ड कॉइन्स होते थे, बट उसके पास गोल्ड कॉइन्स नहीं है, तो वो दिरहम में, यानी सिल्वर कॉइन्स में पे कर देता था। और कभी डील सिल्वर कॉइन्स में हुई लेकिन उसके पास सिल्वर कॉइन्स पूरे नहीं है, तो वो दिनार में गोल्ड कॉइन्स में पे कर देता था। तो प्राइमरी क्या हो रही है यहाँ पर, दो बातें हो रही हैं। एक तो गोल्ड सिल्वर की बात हो रही है, और गोल्ड सिल्वर उस जमाने में ज्वेलरी बनाने वाली सिचुएशन नहीं है, ये गोल्ड सिल्वर की करेंसी है। तो हमें यहाँ से तीन रूलिंग्स मिलेंगी। हमें इस हदीस में से गोल्ड और सिल्वर की सेल परचेज की रूलिंग मिलेगी, और हमें डिफरेंट करेंसी की, फॉरेन एक्सचेंज की ट्रेडिंग की हमें रूलिंग मिलेगी। ठीक हो गया। तो पहले हम फॉरेन एक्सचेंज को देख लेते हैं, फिर हम गोल्ड एंड सिल्वर पे जाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज किस तरह है कि लेट्स अज्यूम आई लिव इन पाकिस्तान, ठीक है, अब मेरे पास करेंसी होती है पाकिस्तानी करेंसी, और मुझे जाना है अमेरिका।
अमेरिका का जो डॉलर है, अगर आप करेंसी रेट हम सबको पता होता है क्या चल रहा है, तो इस वक्त जो एक रफ एस्टिमेट है वो 280 रुपीज़ का, पाकिस्तानी 280 रुपीज़ जो है वो US $1 के बराबर है। ठीक है, तो अगर मुझे अमेरिका ट्रैवल करना है तो मुझे हर ईच डॉलर परचेज करने के ऊपर 280 पाकिस्तानी रुपीज़ देने होंगे। तो लेट्स अज्यूम कि अगर मुझे $100 चाहिए तो मुझे बेसिकली 28,000 रुपीज़ दूंगी मैं, तो मुझे $100 मिलेंगे। ठीक है, सिंपल, हम सबको पता है कि ये इंडिया में भी इसी तरह कोई ना कोई रेट होगा, आपका बांग्लादेश में भी होगा। इसी तरह अगर आपको दिरहम चाहिए, दिनार सॉरी दिरहम चाहिए, या सऊदी रियाल चाहिए, या पाउंड चाहिए, या कोई भी और करेंसी चाहिए, तो ये परमिसिबल है। इसमें परमिसिबिलिटी आप मतलब एक्सचेंज हम सबको पता है, हम सभी करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आप दो करेंसीज को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, हम करेंसी की भी बात करें, इसके बाद हम गोल्ड और सिल्वर की बात करेंगे। तो इसमें दो शर्तें हैं कि अगर आप करेंसी एक्सचेंज करवाने गए हैं तो आपके पास दो शर्तें क्या हैं। पहली शर्त जो दूसरा हमने बताई कि जो मार्केट वैल्यू में वर्थ हो वो दोनों की इक्वल हो, जो कि मैंने आपको पहले बता दी है कि पाकिस्तानी 280 रुपए जो हैं वो US$, के एक रुपए के, यानी डॉलर का $1 के बराबर है। तो ये क्या हुआ कि हमें जब हम रेट लेके जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज लेने के लिए, डॉलर्स खरीदने के लिए या पाउंड्स खरीदने के लिए, तो हमें रेट ऑलरेडी पता होता है। और रेट क्या होता है, जो मार्केट में दोनों करेंसीज जो डिफरेंट करेंसीज हम ले रहे हैं, इनका एक्सचेंज रेट एक एस्टेब्लिश होता है इंटरनेशनली, और वो हमें पता होता है। तो इसलिए जो भी चीज़ हम ले रहे हैं वो वर्थ में इक्वल हो रही है, यानी $1 280 रुपीज़ का है, तो ये हम जो कंडीशन नंबर 1 है ये मीट कर रहे हैं कि उनकी जो दूसरा हमने कहा कि वर्थ बराबर होनी चाहिए। दो डिफरेंट चीज़ें अगर तुम एक्सचेंज कर रहे हो तो इनकी जो वर्थ है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज़। सेकंड, इसके अंदर जो रूलिंग है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि ये जो एक्सचेंज जब तुम करो दो सेम चीज़ों का, यानी करेंसी की डीलिंग हो रही है ना, दोनों करेंसी है, डॉलर भी करेंसी है और पाउंड भी करेंसी है और पाकिस्तानी रुपीस भी करेंसी है और जो भी कोई और करेंसी है, तो ये करेंसी में, यानी जो आप समझे मीडियम है एक तरह से, जो आइटम एक्सचेंज हो रहा है वो पैसे हैं। अब वो अमेरिका के पैसे हैं या पाकिस्तान के पैसे हैं या इंडिया के पैसे, ये एक अलग फैक्टर है, लेकिन हैं वो पैसे। तो जब आप सेम आइटम जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं, जिसकी वर्थ आपने पहले चेक कर ली कि वर्थ उनकी सही थी मार्केट में, जो भी रेट चल रहा है उसी हिसाब से, लेकिन ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन में होनी चाहिए और ऑन स्पॉट, और मतलब एक हाथ दे एक हाथ ले होनी चाहिए, इसमें डिले नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप फॉरेन एक्सचेंज लेने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप पैसे उनको जो है वो देते हैं कि भाई ये इतने पैसे हैं, और उसके बाद वो आपको उसके बदले में उसका डॉलर या पाउंड दे देते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल क्या होगा, ऑन स्पॉट हो रहा है। इसी तरह अगर ऑनलाइन करेंसी एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो उसमें भी मेक श्योर यही होता है कि इंस्टेंटली आप यहाँ से पैसे अपने बैंक से ट्रांसफ़र करेंगे, और इमीडिएटली जो जहाँ पर जैसे मुख्तलिफ बैंकिंग सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं कि सऊदीया में आप वहाँ पैसे जमा कराएं तो इमीडिएटली आपके पास पाकिस्तान में, वहाँ से आप रियाल में जमा कराते हैं तो यहाँ पर फैमिलीज को इमीडिएटली जो पाकिस्तानी करेंसी उसमें मिल जाता है। तो इट हैज़ टू बी ऑन स्पॉट, इंस्टेंट, और मार्केट वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसकी रीजन ये है कि जो रेट है वो आपको पता है कि करेंसी का रेट डेली बेसिस पे तकरीबन चेंज होता है, कभी कभी फिक्स भी रहता है, लेकिन यू नेवर नो कि आज जो रेट है वो कल वही रहेगा, हो सकता है कल 1 पैसा 2 पैसा उसमें आगे पीछे हो जाए। कभी कभी मार्केट में जैसे वॉर की कंडीशन है उसमें एक एक दो दो रुपए करेंसी के अंदर एकदम से बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो उसमें यह है कि रेट क्योंकि चेंज हो जाता है, तो रेट जब चेंज होगा तो आपकी, अगर आपने आज किसी को डॉलर दिए हैं और कल आप उससे पाउंड लेने उसके एक्सचेंज में लेने जा रहे हैं, तो कल रेट चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या हो सकता है कि या तो बायर का नुकसान हो जाएगा या सेलर का नुकसान हो जाएगा, दोनों में से किसी का नुकसान होगा। और हमने ये बात की थी कि इस्लाम में जो बायर है उसका नुकसान भी नहीं होना चाहिए और सेलर का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा करेंसी जिस वक्त आप करेंगे उसका रेट एक फिक्स करेंगे और उसी वक्त ऑन स्पॉट, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेकंड कंडीशन जो दी है वो ये दी है कि जब ये दोनों बायर एंड सेलर सेपरेट हों तो कोई किसी की कोई भी उधार ना देना, मतलब उधार देना उसके पार्ट पे रहता ना हो। जैसे अगर आप और मैं पैसे एक्सचेंज कर रहे हैं और आप मुझसे डॉलर लेना चाहती हैं, तो हम एक ही सिटिंग के अंदर, आप मुझसे मिलने आई हैं तो मैं आपको उसी वक्त आपसे पैसे लूंगी और आपको डॉलर पकड़ाऊंगी, और बाय द टाइम हम दोनों बाय बाय करेंगे, हम दोनों अलग होंगे, उस वक्त ना मैंने आपके कोई पैसे देने होंगे ना आपने मेरे कोई पैसे देने होंगे। तो ये इस हदीस का प्राइमरी पर्पस है। अब इसमें सबसे फनी सिचुएशन आती है ईद के मौके पर। आई एम नॉट श्योर कि इंडिया वगैरह में ऐसा होता है, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा बहुत होता है कि ईद के मौके पे जो है ना वो लोगों को नए नोट चाहिए होते हैं। और नए नोट चाहने के लिए क्या होता है कि अगर लेट्स अज्यूम के किसी को 1,000 रुपए के नए नोट चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि ये बाकायदा मुख्तलिफ माफियाज होते हैं जो नए नोट लेके सेल कर रहे होते हैं ज्यादा पैसे लेके। यानी अगर आपको 1,000 रुपए के नोट देंगे, 100 100 रुपए वाले 10 नोट नए दे रहे हैं, तो वो एक्चुअली आपसे
₹1200 चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ये जो एक्सचेंज है, यानी आप पाकिस्तानी करेंसी ही ले रहे हैं, आप पुराने नोट दे के नए नोट ले रहे हैं, लेकिन आप पैसे ज्यादा दे रहे हैं। आपने दिया उसको ₹1200 और बदले में आपको उसने नए नोटों में ₹1000 दिए, तो ये इनकी वर्थ यानी कंडीशन नंबर 1 पूरी नहीं हुई। सो क्या हुआ कि ये ट्रांजैक्शन हराम हो गया, ये आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस किस्म के छोटे छोटे बहुत सारी सिचुएशंस हमारी लाइफ में क्रिएट होती हैं, जिसमें हमें पता ही नहीं है कि हम ईदी के नए नोट लेने के चक्कर में इस किस्म के लोगों को ज्यादा पैसे देकर, पुराने नोट देकर ज्यादा पैसों में नए थोड़े नोट लेते हैं, विच इज नॉट परमिसेबल, बिकॉज इसमें कंडीशन नंबर 1 कि यानी जो पेमेंट इज इक्वल इन वर्थ या मार्केट वैल्यू उसकी इक्वल होनी चाहिए। तो है तो दोनों ही पाकिस्तानी करेंसी ना, यानी ₹100 के पुराने नोट दे के हम 75 रुपीज, खैर 75 का तो नया नोट नहीं आता, ₹50 का नया नोट ले रहे हैं, तो इसमें एक्चुअली ये फिर हम आगे देखेंगे जब हम सूद का सेक्शन पढ़ेंगे, तो ये सूद की फॉर्म आ जाती है। ठीक है, सो दिस इज नॉट परमिसिबल। ये हो गया करेंसी की डीलिंग। अब आ जाते हैं हम गोल्ड के ऊपर। ठीक है, अब सबसे ज्यादा गोल्ड में क्या होता है, लेडीज का मसला ज्वेलरी को लेके। तो इसमें अब पहली चीज जो है वो क्या है कि इफ समवन सेल्स अ गोल्ड रिंग फॉर कैश, ठीक है, यानी अगर आप किसी, आपने गोल्ड की अपनी अंगूठी बेचनी है और आप मेरे पास आई हैं, और मैं खरीदना चाह रही हूँ और कैश में, तो जो आप मुझे पैसे दे रही हैं वो इमिजिएटली सारे, यानी सॉरी, जो गोल्ड आप मुझे दे रही हैं वो रिंग आप मेरे हाथ में रखेंगी, और इसके बदले जो भी हमारी डील फाइनल हुई है कि मैं लेट्स अज्यूम के 5000 की ये अंगूठी खरीदूंगी, वेट शेट देख के मैंने सारा उसको मेयर कर लिया, तो मैं आपको इमिजिएटली ₹5000 कैश दूंगी। ठीक है, यानी हम एक सिटिंग में दोनों चीजें एक्सचेंज कर रहे हैं, हैंड इन हैंड हो रही है। और इसमें बाय द टाइम आप उठ के जाएंगी या हम सेपरेट होंगे, तो ना मैंने आपका कुछ देना लेना है और ना आपने मेरा कुछ लेना देना है। ठीक है, तो ये चीज आपको जरूर समझ आनी चाहिए कि जब भी आपने बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गोल्ड करनी है, इट हैज टू बी ऑन स्पॉट, हैंड इन हैंड। और प्लस ये कि आप बाय द टाइम आप सेपरेट हों, तो ना आपने मेरा कुछ देना हो और ना मैंने आपका कुछ देना हो। आप मुझसे गोल्ड लेके जाएं या मुझे गोल्ड लेके जाएं और बदले में पैसे, यानी बिल्कुल कंप्लीट कंप्लीट ट्रांजैक्शन होना चाहिए, पहली चीज ये। और सिल्वर में भी यही चीज है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें क्या हो रही है कि अगर आप गोल्ड को सिल्वर के वाइस एक्सचेंज करें, यानी आप, मैं आपको ढेर सारी चांदी दे रही हूँ और बदले में मुझे उसकी गोल्ड मिल रहा है, तो ये परमिसिबल है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे डॉलर के एक्सचेंज में पाकिस्तानी करेंसी मिल रही है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट बात आपने क्या याद रखनी है कि ये इट हैज टू बी ऑन स्पॉट, यानी जैसे करेंसी के ऊपर था कि डॉलर और जो पाउंड है या पाकिस्तानी करेंसी वो आप ऑन स्पॉट एक्सचेंज करेंगे, इसी तरह अगर कोई शख्स, पैसों का बीच में लेन देन नहीं हो रहा, चांदी वर्सेस सोना एक्सचेंज हो रहा है, तो उनका जो मार्केट वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए, और इट हैज़ टू बी ऑन स्पॉट, यानी उसी वक्त। ये नहीं हो कि मैं अभी आपको कहूँ कि अच्छा ठीक है ये सोना तुम ले जाओ और कल मुझे इसके बदले इतनी चांदी ला के दे देना, ये वाली चीज़ नहीं हो सकती। इट हैज़ टू बी ऑन स्पॉट, उधर ही आप अपना सोना लेके आए, मैं अपनी चांदी लेके आऊँ, उसमें जो भी मार्केट वैल्यू है वो हम उसकी बराबर कैलकुलेट करें, और उधर ही एक्सचेंज करके उसके बाद हम अपना सोना चांदी लेके चले जाएं। ठीक है, तो ये सेकंड इसका पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट ये कि बहुत सारी एक्सचेंज की पॉलिसीज चल रही होती हैं, जिसमें क्या होता है कि आप अपना 24 कैरेट का गोल्ड एक्सचेंज करते हैं 22 कैरेट गोल्ड के लिए, तो ये परमिसिबल नहीं है। या इसी तरह पुराना सोना दे के आप जो है वो कहते हैं कि जी नया सेट ले जाएं कीमत के फर्क से, तो इसमें याद रखिएगा कि द वेट हैज टू बी इक्वल। नए पुराने का कोई इसमें सिचुएशन नहीं हो सकती, ये नए पुराने नोटों वाली कहानी है। यानी अगर आप 24 कैरेट चीज को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इट हैज टू बी एक्सचेंज विद 24 कैरेट। ठीक है, यानी इसको आप एक ट्रांजेक्शन के अंदर नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप अपना 24 कैरेट या 22 कैरेट बेच के ज्यादा या कम वाला लेना चाह रहे हैं, तो उसको फिर आप दो स्टेप्स में ट्रांजैक्शन करेंगे, यानी आप अपना पुराना हार लेके जाएंगे, पुराना हार आप बेचेंगे। ठीक है, पहले सिर्फ बेचने की बात करें, बेचेंगे जब प्राइस फाइनल हो जाए वो पैसे आप लेंगे, वो कैश आपने ले लिया। अब ये जो कैश आपके हाथ में आए, इससे आप अगला सौदा करेंगे, चाहे वो सस्ता आप लेना चाह रहे हैं या महंगा लेना चाह रहे हैं, बट इट हैज़ टू बी अ सेपरेट ट्रांजैक्शन। आप एक ही सिटिंग के अंदर दो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ये आपको याद होगा, हम हदीस पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक सिटिंग के अंदर, एक जो ट्रेड है उसके अंदर दो ट्रांजैक्शन नहीं आप कर सकते। ठीक है, तो ये दो ट्रांजैक्शन होंगे आपके, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड और 22 कैरेट गोल्ड, ये बिल्कुल वैसी ही कहानी होगी जैसे पुराने नोट और नए नोटों का पाकिस्तानी करेंसी में मैं आपको ईदी वाला फर्क बता रही थी।
ठीक है, तो 24 कैरेट अगर आपने बेच के 22 कैरेट लेना है, या 22 कैरेट बेच के 24, या लेट्स अज्यूम कि 18 कैरेट की कोई कोई बाहर से खातून आई है, वो 18 कैरेट वाली ज्वेलरी लेके आई हैं, और वो एक्सचेंज करना चाहती हैं 22 कैरेट के साथ, तो ये दो ट्रांजैक्शन होने चाहिए। पहले वो 18 कैरेट वाली बेचेंगी, 18 कैरेट बेच के कैश हाथ में आएगा, और कैश हाथ में आएगा तो फिर उससे वो उसमें और पैसे डाल के 22 कैरेट वाली लेंगी। एक ट्रांजैक्शन के अंदर वो ये दोनों काम नहीं कर सकती। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, वो ये कि गोल्ड और सिल्वर इंस्टॉलमेंट पे नहीं खरीदे जा सकते, और ना वो क्रेडिट कार्ड पे खरीदे जा सकते हैं। तो अगर आपको कोई ये कहता है, जैसे इंडिया से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि वो हमें कहते हैं कि एक डाउन पेमेंट कर दें और हम रेट फिक्स कर लेंगे, और आप ये सेट ले जाएं या ज्वेलरी ले जाएं, और अगले 6 महीने में आप इसकी किस्तों में पेमेंट करते रहें, तो गोल्ड को हमेशा याद रखिएगा कि गोल्ड जो है वो इंस्टॉलमेंट में नहीं खरीदा जा सकता। गोल्ड हैज़ टू बी आपकी ऑन स्पॉट परचेज, उसकी ऑन स्पॉट होगी, और फुल प्राइस पेमेंट होगी ऑन स्पॉट। और इधर आप एक हाथ से सोना लेंगे और दूसरे हाथ से आप पेमेंट देंगे, ये नहीं। वो जब आप उठेंगे वहां से, तो आपके एक दूसरे के बिहाफ पर कोई लेन देन रहना नहीं चाहिए, बाकी नहीं रहना चाहिए। तो और क्रेडिट कार्ड पे इसलिए मना होता है क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो है वो, जब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो वो इमिजिएटली जो सेलर है उसके अकाउंट में नहीं जाते। बेसिकली बैंक उसको नेक्स्ट डे, वो हो सकता है नेक्स्ट डे करे, या उनके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो, वो 2 दिन के बाद उनके अकाउंट में डिपॉजिट करे। तो इसलिए, और कभी कभी होता है कि डिपॉजिट हुआ ही नहीं, बैंक में कोई एरर आ गया, तो क्या होगा कि गोल्ड का रेट डेली बेसिस पे चेंज हो जाता है, नया रेट निकलता है डेली। तो गोल्ड को आप क्रेडिट कार्ड पे नहीं, हाँ डेबिट कार्ड पे आप ले सकते हैं, क्योंकि डेबिट कार्ड इंस्टेंटली उनके अकाउंट में ट्रांसफर करता है, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड पे गोल्ड नहीं परचेज कर सकते, और इंस्टॉलमेंट पे गोल्ड और सिल्वर दोनों परचेज नहीं कर सकते। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसमें रूल हमें ये पता चलता है कि ऑनलाइन परचेजिंग ऑफ गोल्ड वो भी प्रोहिबिटेड है, एक्सेप्ट आप गोल्ड ऑनलाइन नहीं खरीद सकते, अनलेस कि आप सिर्फ ऑनलाइन देख के ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, ताकि वो रख लें, और आपका एक बंदा इमीडिएटली वहां जाए दुकान पे। यानी आपको लेट्स अज्यूम कि आप अमेरिका में बैठी हुई हैं, आपको पाकिस्तान की कोई वेबसाइट है जहां पर कोई डिज़ाइन बड़ा पसंद आता है, तो आप क्या करेंगी, आप जो है ना वो उसको कार्ट में डाल दें, या उसको ऑर्डर बेशक कर दें, लेकिन आप ऑर्डर इस तरह कर सकते हैं कि आपका कोई चाचा मामा या कोई पाकिस्तान में रहता है, आप उसकी ड्यूटी लगाएं कि भाई ये मैंने उसको सेलर से बात कर ली है, वो उसने होल्ड कर लिया है, आप जाएं दुकान पे जाके आप उसी वक्त कैश पेमेंट करें, और मेरा सेट पकड़ें, और आप वापस आ जाएं। यानी वो सिर्फ ऑनलाइन देख के वहां से डिज़ाइन पसंद करके बता दे, लेकिन वो ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकता कि वो क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट करे, और फिर सेलर को वो पेमेंट लेट्स अज्यूम के अगले दिन मिलती है, फिर वो अगले दिन आपका जो गोल्ड है, वैसे तो गोल्ड यूजुअली इस तरह कार्गो में नहीं भिजवाया जाता, लेकिन लेट्स अज्यूम कि उनका अगर कोई सिस्टम है, तो वो 3 या 4 दिन के बाद सेट आपके पास पहुंचे, तो दिस इज नॉट परमिसिबल, बिकॉज हदीस के अंदर क्लियरली बता दिया गया है। क्योंकि देखें यहाँ पर, अब आप कोई आपसे सवाल पूछ सकता है कि भाई इसमें गोल्ड और सिल्वर का जिक्र कहाँ है, तो आपको शुरू में बताया गया कि दिरहम और दिनार क्या थे, गोल्ड और सिल्वर। तो क्योंकि वो करेंसी भी थे, तो वहां से करेंसी की रूलिंग निकल आई, और क्योंकि वो दिरहम और दिनार गोल्ड और सिल्वर के थे, तो लिहाजा गोल्ड और सिल्वर की सेल परचेज की भी रूलिंग निकल आई। प्लस ये कि ऑब्वियसली जब हम रिबा वाले सेक्शन में जाएंगे तो हम वहाँ मजीद हदीस पढ़ेंगे, इससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो आप ऑनलाइन, यानी गोल्ड आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं खरीद सकते, गोल्ड सिल्वर दोनों की बात हो रही है, गोल्ड सिल्वर आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं खरीद सकते, गोल्ड सिल्वर आप क्रेडिट कार्ड पे नहीं खरीद सकते, गोल्ड सिल्वर आप ऑनलाइन नहीं खरीद सकते। ठीक है, अनटिल अनलेस कि आप किसी बंदे को भेजें जो वहां से इमीडिएटली आपका सेट पिक पिक करे, और साथ ही कैश पेमेंट करे और ले आए। ठीक है। इसीलिए मुख्तलिफ किस्म की जो हमारी बहुत सारे मुल्कों में जो मार्केटिंग टैक्स होते हैं, उसमें क्या स्कीम्स चल रही होती हैं कि लीव द एडवांस पेमेंट नाउ एंड विल फिक्स द गोल्ड प्राइस लेटर। यानी आप हमें एडवांस एडवांस दे दें, फिर हम बाकी ऑर्डर पे आपको बना देंगे। या गोल्ड एक्सचेंज ऑफर्स होती हैं, या बाय नाउ पे लेटर। इस किस्म की बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं गोल्ड सिल्वर को लेके। गोल्ड को लेके ज़्यादा चलती हैं, सिल्वर इतना यूजुअली नहीं यूज़ होता, स्पेशली पाकिस्तान में सिल्वर इतना नहीं पहना जाता, गोल्ड ज़्यादा पहना जाता है। तो इन एनी केस अगर आपके यहाँ सिल्वर भी पहना जाता है, तो आप सिल्वर के ऊपर भी सेम रूलिंग्स अप्लाई होंगी। तो इस किस्म की कोई भी स्कीम्स जो हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा जो है वो रिबा इन्वॉल्व है, बहुत सारा फ्रॉड होता है इसके अंदर, और हदीस जो आपको क्लियरली सामने बता दी गई है, उसमें फिर उसके अगेंस्ट आप जा रहे होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये हदीस आपको समझ आ गई। नेक्स्ट हदीस हमारे पास सेकंड लास्ट हदीस है। इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बै, अब ये एक और नाम आ गया, ठीक है, ये नच की बै है, जो कि उसको मना फरमाया। ये क्या है, ये बेसिकली बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। बिडिंग बिडिंग जो है वो ऑक्शन में होती है। ठीक है। अब ऑक्शन जो है वो जनरली तो परमिसिबल है,
उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कहाँ, ये जो यहाँ पर बिडिंग की बात हो रही है, ये कौन सी बात है? ये वो बिडिंग है कि अगर आप समझें कि कोई जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेलर हूँ और आप मुझसे कुछ चीज़ खरीदने आए हैं, ठीक है, प्लॉट की बात ही कर लेते हैं या घर बेच रहे हैं। अब मैंने क्या किया कि मैंने अपने, आप, मुझे पता है कि आपने आना है और हमने प्लॉट के ऊपर डिस्कशन करनी है और आप खरीदना चाह रहे हैं मुझसे मेरा प्लॉट। तो मैं क्या करूंगी कि अपनी तीन चार सहेलियों को बुला के बैठा लूं और ऑक्शन के अंदर मैं कहूँ कि ऑक्शन हो रहा है जी, आप मुझे जो अच्छा रेट देगा। और जो मेरी सहेलियां हैं, उनका पर्पस प्लॉट खरीदना ना हो, बल्कि वो सिर्फ, जो अक्सर आपने मुख्तलिफ ड्रामो शामो और इसमें भी अक्सर ये दिखाते हैं कि जी नुकसान करने के लिए दूसरे का, वो क्या करते हैं कि बिडिंग करके प्राइसेस हाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यानी जो मेरी फ्रेंड है, अगर आपने 10,000 की ऑफर कराई तो वो कहेगी मैं 12,000 दूंगी। ठीक है, अब क्योंकि आप जेन्युइन बायर हैं, आप लेना चाहते हैं एंड यू डोंट वांट टू मिस द प्लॉट, क्योंकि प्लॉट बहुत अच्छा है, तो आप क्या कहेंगे कि अच्छा मैं 12,500 दे दूंगी। फिर मेरी दूसरी फ्रेंड कहेगी कि नहीं नहीं मैं 13,000 दूंगी। अब ये जो मेरी सारी फ्रेंड्स हैं, ये मेरे ही एजेंट हैं, जो कि सिर्फ आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं ताकि आप पे इतना प्रेशर पड़े कि आप प्राइस बढ़ाते जाएं। लेकिन एक्चुअली ये जो ऑक्शन में बाकी लोग बैठे हैं, ये मेरे ही बंदे हैं। और इनका पर्पस, और जरूरी नहीं कि मेरे ही बंदे हो, कभी कभी डील खराब करने वाले बहुत सारे लोग इर्द गिर्द से भी आ जाते हैं, जिन्होंने खरीदा नहीं होता, वो जबरदस्ती बस प्राइस को हाइक बढ़ा रहे होते हैं। तो ऐसी जो हरकत है, इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। उसकी रीजन क्या है? कि इसमें जो बायर है उसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो अंडर प्रेशर आके, यानी अब वो रेट बढ़ता जा रहा है, एक रेट कुछ लगा रहा है, एक रेट बोली जो लगा रहे हैं उसमें रेट बढ़ाते जा रहे हैं। तो जो बायर है, वो अगर उसका बजट 10,000 था, तो वो अंडर प्रेशर आके, क्योंकि उसको चीज़ चाहिए भी, उसने लेनी भी है, और वो ये देख रहा है कि मार्केट में इसका मतलब है कि प्राइस फेक, बेसिकली फेक आप हाइप क्रिएट कर रहे हैं ना, प्रोडक्ट की हाइप क्रिएट कर रहे हैं मार्केट के अंदर कि जी ओहो, ये तो 13,000 भी लोग इसको दे रहे हैं, ये तो 15,000 भी दे रहे हैं, मैं तो 10,000 ऑफर कर रहा था, चलो मैं 16,000 में ले लेता हूँ। तो एक्चुअली उसने 10,000 की चीज़ जो है वो 16,000 में ले लेगा। तो इससे क्या होगा कि बायर का, बिकॉज वो बेवकूफ़ है या उसको समझ नहीं आई इस वक्त कि क्या हो रहा है, तो वो उसका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो प्राइमरी पर्पस होता है इस तरह की डील में, वो उसका पर्पस ये होता है कि क्लाइंट को इतना प्रेशर दे दिया जाए, या उसको एक फेक, आप समझे कि जो इंक्रीज है प्राइस का, उसका एक आप समझे कि उसको वहम दे दिया जाए कि ओहो ये तो प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसके मतलब मुझे ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, ताकि वो ट्रांजैक्शन कर ले। ठीक है, और सिमिलर चीज़ जो है, वो अगर आप प्राइस रिडक्शन में कर रहे हैं तो वो भी मना है। उसकी रीज़न क्या है वो मैं अभी अब आपको बताती हूँ। कि इसकी जो प्राइमरी रीज़न है वो ये है कि इसमें धोखा आ जाएगा, क्योंकि वो लोग जेन्युइन बायर्स नहीं थे, वो सिर्फ डील को ख़राब करने के लिए, या बायर का नुकसान करने के लिए, या सेलर का एक्स्ट्रा फ़ायदा करने के लिए जो बोली थी वो झूठी बोलियां लगा रहे थे, बिकॉज दे वर नॉट इंटेंडिंग टू बाय इट ना, वो खरीदना नहीं चाह रहे थे। इससे क्या होता है? महंगाई बढ़ती है। महंगाई किस तरह बढ़ती है कि अब एक चीज़ है जिसकी वर्थ ही 10,000 की है, लेकिन जो लोग फेक उसकी बोलियां लगा रहे हैं, उससे क्या होगा? मार्केट प्राइस लोगों को लगेगा कि ओह ये तो बड़ी महंगी हो रही है। और लोगों को, जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल के साथ होता है ना आजकल, कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ने वाली है, तो उसमें सारे लोग भागे जाते हैं और पेट्रोल की पंप्स के बाहर लंबी लाइनें लग जाती हैं। तो दिक्कत होती है, ऑब्वियसली बात है। और लाइन्स लग जाती हैं कि जी अच्छा रात को 12 बजे पेट्रोल की प्राइस बढ़नी है, तो क्या होगा कि एक पैनिक क्रिएट होता है कि चीज़ खत्म होने वाली है, तो जल्दी जल्दी खरीदो। तो सोसाइटी के अंदर एक जो स्मूथ फ्लो है बाइंग एंड सेलिंग का, वो खराब होने लगता है। ठीक है, अच्छा इसकी रूलिंग्स पहले देख लेते हैं। रूलिंग्स आजकल के दौर में क्या क्या इसकी आपको शक्लें मिलेंगी। कि सेलर जो हैं वो अपने फ्रेंड्स, अगर ओरिजिनली मतलब इन पर्सन हो रहा है तो अपने जानने वालों को बुला लेंगे, या अगर ऑनलाइन हो रहा है तो डिफरेंट फेक अकाउंट्स बना लेते हैं, जिसपे फेक अकाउंट जो है वो बिडिंग शुरू कर देते हैं। कि अगर ऑनलाइन कोई ऑक्शन हो रही है तो ऑनलाइन या इन पर्सन में वो अपने जानने वालों को बुला लेते हैं कि आके ज़रा मेरी बोली बढ़ाओ। तो ये जो लोग जिनको बुलाया जाता है, ये किराए के लोग होते हैं। और इनका पर्पस जो है वो ये होता है कि ये हाइप क्रिएट करेंगे, और हाइप क्रिएट करके फेक हाइप क्रिएट करेंगे चीज़ की, और कस्टमर को प्रेशराइज करके उसको बेवकूफ़ बना के पैसे ज़्यादा निकलवा लेंगे। इसी तरह आपने देखा होगा कि ब्यूटी वाले ग्रुप में अक्सर बच्चियां, यंग बच्चियां जो हैं वो ज़रा डेस्परेट होती हैं पैसे कमाने के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स जो होती हैं, तो उनके बड़े इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और उसके अंदर वो ये पूछती हैं कि हमें इस तरह की जॉब ऑफर हुई है। जॉब क्या होता है? बेसिकली ऑनलाइन वर्क होता है कि कोई कोई ब्रांड है, और उसकी जब रेटिंग गिरने लग जाती है तो वो हमें पे करेंगे फॉर ईच कमेंट पॉजिटिव, या हम उसको, यानी वो क्लिक 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 इस तरह करके कुछ मुख्तलिफ नाम कहलाते हैं, कि आप उसको जितनी दफ़ा क्लिक करेंगे या जितनी दफ़ा अपने कमेंट्स डालेंगे तो आपको 100 रुपीज़ पर क्लिक या इस तरह कुछ मिलेगा। ठीक है, रंग बिरंगी इस किस्म की स्कीम्स चल रही होती हैं, जो ब्रांड्स बेसिकली फेक रिव्यूज़ डलवा के या फेक लाइक्स करवा के, और जिसमें लोग फेक डालते हैं कि जी हमने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल की, बड़ी ज़बरदस्त थी, तो उससे क्या होता है कि जो कंज्यूमर है उसको एक फेक
पोर्ट्रे होती है चीज़ के, अच्छा ये तो बड़ी अच्छी है, मुझे खरीद लेनी चाहिए। ठीक है, तो इस किस्म के जो फेक कस्टमर हैं वो भी इसी के अंदर आ जाएंगे कि आप एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं जो कि विच इज़ एक्चुअली नॉट रियल, झूठ है, फ्रॉड है। ठीक है, तो डिसेप्शन आ गई इसके अंदर। अच्छा, थर्ड इसके अंदर क्या होगा, झूठी मूठी की जो कमी होती है, किल्लत, वो शो करना। कि जैसे अक्सर आपने ऑनलाइन देखा होगा, लास्ट आइटम लेफ्ट, या जो है ना सेलिंग फास्ट, तो एक ही रह गया है, लास्ट पीस लेफ्ट। तो इस तरह की चीज़ें, और होता इन्वेंट्री में पूरा भरा पड़ा होता है लेकिन झूठी, यानी बेसिकली झूठ है ना। तो देखें, रूलिंग्स जो है ना वो कोई बहुत टेक्निकल नहीं है, अगर आप इन सारी चीज़ों के अंदर झांक के इसको समझ के देखें तो रूलिंग या तो कहीं से फ्रॉड की लग रही है, कहीं से झूठ ना बोलने की, मतलब लाइन की लग रही है, डिसेप्शन है, किसी का माल नाजायज तरीके से खाने की रूलिंग लग रही है, किसी को धोखा देनी है। आप देखें कि जो बेसिक इस्लाम के रूल्स हैं कि धोखा नहीं देना, किसी का माल नाजायज तरीके से नहीं खाना, झूठ नहीं बोलना, ये वही रूलिंग्स हैं, ये वही लग रही हैं, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना। लेकिन ये रूलिंग्स आपकी ट्रेड के मुख्तलिफ सेक्शंस में लग रही हैं। ठीक है, या बहुत सारी दफा ऐसा होता है कि मैं आपको अब बेच रही हूँ कोई घर, अगेन हम घर ही बेच रहे हैं, चलें ठीक है। आप मेरे पास आई हैं, आपने मुझे ऑफर की कि ये 1 लाख रुपए में मैं बेच रही हूँ। अब क्या हुआ कि कोई शख्स, जरूरी नहीं है कि वो मेरा ही एजेंट हो, कोई रैंडम शख्स गुजरते हुए आके कह रहा है कि मुझे वो खराब, मतलब डील खराब करने के लिए मुझे आके कहे कि सर ये आप 1 लाख में बेच रहे हैं, तो ये तो इसकी मार्केट में 1.5 लाख, तो मैं अभी आपको खड़े खड़े पैसे दे दूं। ठीक है, तो आपने क्या किया कि मेरा दिमाग खराब किया, यानी अच्छे भले दो शरीफ लोगों की डील हो रही थी, लेकिन आपको खरीदना भी नहीं है और आप का कोई हमसे लेना देना नहीं है, लेकिन आप बीच में रैंडमली आके आग लगाने के लिए आ गए कि आपने आके कहा कि यार ये तुम तो 1 लाख में बेच रहे हो, ये तो 1 लाख रुपए में बड़ा सस्ता बेच रहे हो, तुम्हें तो ये 1.5 लाख का तो मैं खड़े खड़े ले लूं तुमसे। अब आप अगर उनसे कहें कि अच्छा भाई खड़े खड़े तुम ले लो, तो वो लेना भी उन्होंने नहीं, नहीं अभी मुझे तो जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ कि ये मार्केट प्राइस तो ये है। तो ये क्या होता है कि इस तरह की सिचुएशन में मना है, और प्लस ये कि मैं भी जो बायर है, आप मेरे पास आई तो मैं आपसे झूठ बोलूं कि ये अच्छा तुम तो मुझे 1 लाख रुपए दे रहे हो, 1.5 लाख की तो मुझे पहले ही ऑफर है, तो फिर मैं 1 लाख रुपए में तो नहीं। तो ये क्या होता है, अगेन क्या कर रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। आपको ऑफर तो 1.5 लाख की कोई नहीं है, लेकिन आप कस्टमर पे प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि मेरे पास तो 1.5 लाख की ऑलरेडी ऑफर है, तो तुम तो मुझे बहुत थोड़ा ऑफर कर रहे हो। तो इस वक्त अगर आप देखें कि कपड़ा बेचने से लेकर जूते तक और बड़ी से बड़ी गाड़ी और इस किस्म की जो भी, आप अगर सेकंड हैंड गाड़ी वगैरह कोई खरीद रहा होता है, उसके अंदर भी ये हर जगह आपको ये वाली टैक्स नजर आएंगे कि झूठ बोलना है, फ्रॉड करना है। इतना ज्यादा ये सोसाइटी के अंदर रच बस गया है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है, कि फेक डिमांड एग्जिस्ट करी, बहुत डिमांड है, डिमांड है सप्लाई। अच्छा, अब ये देखें कि होर्डिंग का भी मामला इसी के अंदर आ जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, अभी कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कि जब जो सप्लाई चेन है उसके अंदर जानबूझ के डिसरप्शन लेके आई जाए और चीज़ों को रोक दिया जाए कि मार्केट में उसकी आप समझे कि फेक किल्लत क्रिएट कर दी जाए। ठीक है, और फेक किल्लत क्रिएट करके और जो प्राइस है वो बढ़ा दी जाए। यानी अगर पानी है, अब पानी की बोतलें हैं वो बिकनी बिकनी है, तो आप क्या करें कि पानी को रोक लें। अब जब पानी की शॉर्टेज होगी, बोतलें थोड़ी होंगी, तो फिर क्या करेंगे, आप फेक एक शॉर्टेज क्रिएट कर रहे हैं, और उससे क्या होगा कि अवेलेबल मार्केट में पानी की बोतल की प्राइस बढ़ जाएगी। तो मार्केट की जो परसेप्शन है वो डिसऑनेस्टी के साथ आप चेंज कर रहे हैं। यानी पानी की बोतलें अवेलेबल हैं, लेकिन आपने पानी की बोतलों को रोक कर एक आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन क्रिएट कर दी, कस्टमर पे प्रेशर बिल्ड कर दिया है कि कस्टमर जो है वो ज्यादा पैसे दे के वो चीज खरीदेगा। ये सारी इसकी कंटेम्प्रेरी प्रेजेंटेशन है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके जो रिड्यूस करने की प्राइसेस है वो भी प्रोहिबिटेड है। अब रिड्यूस वाली जो है वो खवातीन क्या करती हैं कि अगर उन्होंने जोड़ा खरीदना है तो वो क्या करती हैं कि 1,000 रुपए का जोड़ा है, तो एक दुकान पे जाएंगी, वो बंदा कहेगा, सेलर कहेगा कि 1,000 रुपए का है, तो खवातीन क्या कहेंगी, जाके उसको आगे से कहेंगी कि पिछली दुकान वाला तो 800 रुपए का दे रहा है, हालांकि पिछली दुकान वाला 800 रुपए का नहीं दे रहा, बट शी वुड लाई कि वो 800 का दे रहा है, तो तुमने अगर 800 का देना है तो ठीक है, वरना मैं उससे जाके ले लेती हूँ। तो ये भी गलत है, ये वाली चीज जो है, यानी फेक आप अगेन हाइप क्रिएट कर रहे हैं, एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। और पॉसिबली ये भी हो सकता है कि आपको जरूरत ही ना हो सूट की, आप बस ऐसी विंडो शॉपिंग करते करते बीच में घुस के और आप काम खराब कर रहे हैं। तो ये वाली सारी चीजें आपने नहीं करनी, खुद भी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली जो कंपटीशन है बायर्स का, सॉरी जो सेलर्स हैं और रियल बायर्स हैं, ये जो भी मतलब नॉर्मल ट्रेडिंग है उसमें ये परमिसिबल है। लेकिन और मैंने आपको बताया कि ऑक्शन भी परमिसिबल है, कि ऑक्शन आप लेट्स अज्यूम कि आपने मुझे ऑफर कराई, मुझे आपकी ऑफर नहीं पसंद आई, तो मैं पूछती हूँ कि अच्छा कोई है जो इससे ज्यादा ऑफर करा दे। तो अगर जेन्युइन बायर्स हैं जिनमें फ्रॉड नहीं है या डील खराब करने वाली चीज नहीं है, तो वो ऑक्शन परमिसिबल है।
यहाँ पर जो जिक्र मना हो रहा है कि परमिसिबल कौन सी नहीं है, वो ये है कि आप जबरदस्ती की प्राइस इन्फ्लेशन में लेके जाएं, चीज को महंगा करवा दें जबकि आप खरीदना भी नहीं चाहते। तो आप कस्टमर के ऊपर एक जबरदस्ती का प्रेशर बिल्ड कर दें, एक मार्केट में हाइप क्रिएट कर दें, एक आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन क्रिएट कर दें, महंगाई क्रिएट कर देंगे। और आपकी जो इंटेंशन है वो भी सिंसियर नहीं थी, क्योंकि आप खरीदार थे ही नहीं। आपने सिर्फ अगले का मामला खराब किया और आप उसके बाद वहां पर साइड से निकल गए। और जो बेचारा बायर था वो, या इन एनी केस कभी कभी सेलर भी सफर करता है, तो इन दैट केस दोनों के लिए ही ये चीज मना की गई है। ठीक है। तो ये ऑक्शन के ऊपर प्राइमरीली बात थी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम आज की लास्ट हदीस पे। लास्ट हदीस हमारे पास 672 है। ठीक है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अच्छा अब यहाँ पर ना तीन चार आपको डिफरेंट ट्रेड्स के नाम दिए हैं मैं। और ट्रेड्स के नाम जो हैं, ये मुहाकला है, ठीक है, मुजाबना है, इसके नाम आप यहाँ से पढ़ते जाएं इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद मुखाबरा है, और एक सुनिया है। ठीक है। अब इन ये बेसिकली जो हैं, ये इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि ये नहीं करने, और ये आपके जो पांचों हैं उनमें रिवायत किया गया, और तिरमिजी ने इसे सही करार दिया है। ये ट्रांजैक्शंस प्राइमरीली जो हैं वो एग्रीकल्चर और सेल्स के हैं। ठीक है, यानी जो खेती बाड़ी से रिलेटेड है। लेकिन इसमें जो अंडरलाइंग इशू है जिसकी वजह से मना किया जा रहा है वो अनसर्टेनिटी है, इनजस्टिस है, और डिस्प्यूट है, यानी वही बात की बेईमानी है। ठीक है, और गरर है कि आप लाइक यू आर कंफ्यूज्ड, आपको चीज़ें क्लियर नहीं की गई ट्रांजैक्शन के अंदर। और प्लस ये कि इनजस्टिस है कि किसी का नुकसान हो रहा है, चाहे वो बायर का होगा चाहे वो सेलर का होगा। तो जो मुहाकला है उसको हम पहले देख लेते हैं। इसमें क्या है कि अगर मैं लेट्स अज्यूम के मुझे मेरे पास जो है ना वो मैंने गंदम की फसल लगाई हुई है, और आपको गंदम सॉरी मुझे गंदम चाहिए, लाइक हो सकता है मेरे घर में शॉर्टेज हो गई है, मेरे पास गंदम की फसल लगी हुई है, बट मेरे पास कंज्यूम करने के लिए जो खुश्क गंदम है, यानी अभी जो मेरे पास गंदम की फसल है वो कच्ची है, और मुझे अपने घर के इस्तेमाल के लिए चाहिए। तो मैं क्या कहूंगी कि मैं आपसे डील ये करूं, यानी ये बेसिकली इस तरह की ट्रांजैक्शन होगी जिसमें हम आपके पास ऑलरेडी 40-50 बोरी गंदम मौजूद है तैयार, जो ड्राई होके पकी हुई होती है गंदम, वो आपके पास मौजूद है। तो मैं आपसे कहूँ कि ये 50 बोरी गंदम तुम मुझे बेच दो अगेंस्ट ये जो मेरा खेत है गंदम का। ठीक है, यानी जो अभी मेरा खेत है वो अभी लगा हुआ है, हरे पौधे हैं उसके, अभी कोई पकी नहीं है मेरी गंदम, ना तैयार हुई है, ना उसको ऑब्वियसली वो जो सारा प्रोसेस है उसकी प्रिपरेशन का वो कुछ भी नहीं हुआ हुआ। लेकिन क्योंकि मुझे गंदम चाहिए तैयार, तो आपके पास 50 बोरियां हैं, मैं कहती हूँ कि मेरा पूरा खेत आप ले लो इन एक्सचेंज फॉर ये 50 बोरियां। तो दिस इज नॉट परमिसिबल। उसकी रीजन ये है कि अब आपने तो मुझे 50 बोरियां दे दी, मेरा काम तो हो गया, लेकिन हो सकता है कि अगले दिन आंधी आ जाए, या ओले पड़ जाएं, तो मेरी सारी फसल जो है वो बर्बाद हो जाए, या फसल को कीड़ा लग जाए, या फसल को आग लग जाए। तो क्या हुआ कि इसमें अनसर्टेनिटी आ गई कि ये जो फसल है ये पता नहीं पकेगी भी, या उससे पहले ही कुछ हो जाएगा इसको। या प्लस ये कि अगर पकेगी तो हो सकता है आधे को कीड़ा लग जाए, 50 बोरी के बजाय ये जब मैं उसका वेट करूं तैयार होके तो ये 30 बोरी हो। ठीक है, तो इसमें नुकसान का एलिमेंट और अनसर्टेनिटी है, तो ऐसे जो ट्रांजेक्शन है उसको मना किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है मुजाबना जो है, उसको उसके बारे में क्या है कि ये स्पेसिफिकली जैसे फ्रेश खजूरें वर्सेस छुआरे, ठीक है, या अंगूर वर्सेस मुनक्का या किशमिश। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो फ्रेश डेट्स हैं, यानी जो आपकी लेट्स अज्यूम कि मेरे पास छुआरे हैं और मुझे चाहिए फ्रेश डेट्स, तो अभी जो डेट्स हैं वो दरख्तों पे लगी हैं, तो मैं कहूँ कि अच्छा आप ना मुझे इतने छुआरे वर्सेस ये जो फ्रेश डेट्स हैं इस ये दे दें। तो ये बिल्कुल वैसे ही हो गई बात जैसे नए नोट वर्सेस पुराने नोट की बात हुई थी, कि आपको मैंने ये बात बताई थी कि ईदी के वही जो के 100,000 रुपए आपने दिए और 800 रुपए के आपको नए नोट मिले। तो ये एक सूखा हुआ फल वर्सेस एक फ्रेश फल, इसके वेट में फर्क होता है। ठीक है, यानी जो खजूर है, जब आप खजूर दरख्त पे लगी होती है तो इसके वेट में फर्क होगा, जब आप उसको पक के उतारते हैं तो उसके वेट में फर्क होगा। एंड प्लस ये कि वो दरख्त पे अभी लगी हुई है, आपको नहीं पता कि इसको ये मैंने बेच दिया अगर दरख्त पे लगे लगे ही, वर्सेस आपके एक्सचेंज में दूसरी खजूरों या छुआरों के, तो ये हो सकता है कि दरख्त से उतरने से पहले ही आंधी चल जाए और ये ज़ाया हो जाए सारी। ठीक है, तो इसमें अनसर्टेनिटी है। अच्छा, जो मुखाबरा है इसके अंदर क्या है, ये एक डील ऐसे होती है जो कि शेयर क्रॉपिंग, यानी आप क्या करते हैं कि जैसे बिजनेस के अंदर होता है ना इन्वेस्टिंग एंड नॉन इन्वेस्टिंग पार्टनर, इस तरह जमीनों के अंदर होता है कि लेट्स अज्यूम कि आप कहीं बाहर रहते हैं और आपकी इंडिया या पाकिस्तान में ज़मीन है। अब आप उस ज़मीन का क्या करें, आप तो बाहर रहते हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप किसी को ठेके पे वो ज़मीन दे देते हैं। आप कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो कि ज़मीन मेरी है, तुम इस पे खेती बाड़ी करो, और ज़मीन मेरी, और तुम जो बीज है लेट्स अज्यूम के, मतलब वो मुख्तलिफ इनके जो आप समझे कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं कि ठीक है अगर ज़मीन मेरी
है और बीज भी मैं दूंगा और पानी भी मैं लगाऊंगा, लेकिन खाद और फलां चीज मेहनत तुम्हारी। तो हम जो भी क्रॉप यील्ड आएगी उसका 50-50 हम कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरह के मुख्तलिफ ये इन्वेस्टिंग वर्सेस नॉन इन्वेस्टिंग, यानी एक बंदे की स्किल होती है और दूसरे की इन्वेस्टमेंट। इस किस्म के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपके कॉर्पोरेट के अंदर भी होते हैं, प्लस ये कि आपके नॉर्मल बिजनेस के अंदर भी होते हैं और एग्रीकल्चर में भी होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये वाला जो मना किया गया है, इसमें क्या करते हैं कि जो लैंडलॉर्ड है वो कहता है कि इसमें दो केसेस हो सकते हैं। एक केस ये हो सकता है कि एक जो ज़मीन है, अब उसमें से कुछ एरिया जो है वो बंजर है और कुछ पानी के करीब है, तो जो पानी के करीब एरिया है वहां पर यील्ड ज़्यादा होती है, और जो बंजर वाला एरिया है वहां पर यील्ड ऑब्वियसली कम होगी। हो सकता है वहां सेम एंड थोर की प्रॉब्लम हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब आपका जो 60-40 या 50-50 की डील हुई तो उस वक्त तो डिसीजन में कोई मसला नहीं है, लेकिन जब वो यील्ड आई तो जो ओनर है वो जाके कहता है कि ये जो पानी के करीब वाली यील्ड है ये मेरी है, और जो बंजर वाली साइड की जहाँ पर थोड़ा उगा है ये तुम्हारी है। ठीक है। यानी इसके अंदर ओनर जो है वो स्पेसिफिक पोर्शन या एरिया ऑफ लैंड को कहता है कि ये मेरी है। और इसमें क्या होता है कि ये क्योंकि पहले डिसाइड नहीं हो रहा परसेंटेज में, या जो एरिया है वो पहले डिसाइड नहीं हो रहा, अचानक से जब क्रॉप पक गई तो ये डिसाइड हो रहा है कि ये तो मेरा है, ये वाली साइड की तो सेब के बागों का जो फ्रूट है वो मैं लूंगा, और उधर वाली साइड का तुम्हारा। तो उसमें क्या होगा कि जिसने मेहनत की है ऑब्वियसली उसका नुकसान होगा, क्योंकि उसने इस सोच के साथ मेहनत की थी कि एक सर्टन जो फिक्स्ड यील्ड है उसके ऊपर हमारी परसेंटेज बातचीत होगी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि उसने अच्छी वाली साइड का कहा कि ये मेरी जमीन है, इधर से जो यील्ड आएगी वो मेरे मेरे प्रॉफिट में आएगी, और जो उधर वाली यील्ड है वो तुम लोग है। ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर के अंदर इस किस्म की सिचुएशंस होती हैं। इसी तरह लास्ट वाला जो है, इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मना किया है कि अगर मैं आपको कोई अपना बाग बेच रही हूँ, ठीक है, मैं कहती हूँ ये आम का बाग है, ये आप को मैं बेच रही हूँ, और इसमें से 5 दरख्त मैं नहीं बेचूंगी। अब मैंने आपको, हमारी डील फाइनल होगी, मैंने आपको बाग बेच दिया, लेकिन मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि वो कौन से 5 दरख्त हैं जो मैं आपको नहीं बेच रही, यानी 100 दरख्त हैं, 95 मैं आपको बेच रही हूँ, 5 नहीं बेच रही। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जब पता चले, जब वो यील्ड आई, आम पके, तो जो सबसे बेहतरीन लदे हुए दरख्त थे उनको गिन के मैं कहूँ कि ये वाले जो 5 थे ना जिसमें सबसे ज्यादा फल है, ये मैं आपको नहीं, ये मैंने आपको नहीं बेचे, ये तो मेरे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जिस वक्त टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था उस वक्त आपने डिसाइड नहीं किया कि वो 5 दरख्त कौन से थे, और जब फल आया तो सबसे 5 भरे वाले जो थे जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था वो मैंने कहा ये तो मेरे हैं। तो इस केस में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन पहले से स्पेसिफाई कर दें कि ये वो वाले 5 दरख्त हैं, इनको मैं मार्क कर रही हूँ, ये मेरे हैं, ये मैं आपको नहीं बेच रही, बाकी 95 आपको मैं दे रही हूँ। तो अगर आपने स्पेसिफाई कर दिया तो फिर ये सेल या ये ट्रांजैक्शन परमिसिबल है। लेकिन अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया तो उसमें फिर जो मेहनत जिसने की है या जो बायर है उसका नुकसान होगा, क्योंकि आपने सबसे बेस्ट जो आम वाले दरख्त थे वो फल आने के बाद उसको जाके कहा कि ये वो वाले 5 दरख्त हैं। तो हमने ये बात की थी शुरू में ही, जो आपको अगर रूल अगर आप याद रखें कि कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर शुरू में ही सारी चीजें बड़ी क्लियर एंड कमिटेड होनी चाहिए। और मसला या फसाद वहीं पर पड़ता है जहां पर आपने शुरू में बात क्लियर ना की हो, और ये जनरली लाइफ के हर सिचुएशन के अंदर होता है, यानी नॉट जस्ट इन ट्रेड ट्रांजैक्शन। जब आप शादी ब्याह कर रहे होते हैं तो बातें हमेशा पहले से तय कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमेशा यही होता है कि एम्बिग्विटी होती है या अनसर्टेनिटी होती है, उस पर लड़ाई होती है कि तुमने तो ये बात पहले बताई नहीं थी, ये तो हमने पहले डिस्कस ही नहीं किया था। तो इसलिए जो मेन मेन चीज़ें हैं वो शादी ब्याह के मामलात में या किसी के साथ आपने कोई भी पार्टनरशिप करनी है किसी भी लेवल की, उसमें हमेशा पहले से डिसाइड कर लेनी चाहिए। ठीक हो गया। सो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी। कल इंशाल्लाह हम फिर 73 से ऑनवर्ड करेंगे, छोटी छोटी हदीसें हैं, कल की बहुत लंबी नहीं है। 77 तक हम कल करेंगे, तो ये 10 हदीसें इस वीक की हो जाएंगी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी चीज़ें। ख्याल रखिएगा अपना, क्लास वाइंड अप कर लेते हैं, टाइम पूरा हो गया। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।